हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24/7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यूपीपी कांस्टेबल भर्ती की अनाउंसमेंट की गई है और हाल ही में यूपीपी से संबंधित आपका भर्ती से संबंधित टेंडर भी, उसके लिए टेंडर का नोटिस भी जारी हो चुका है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के हेतु आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे इसमें कि ये जो सीरीज़ मैं आपके लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज़, ठीक है ना, यानी कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की ये सीरीज़ है। इसमें से आपका 8 से 10 वीडियो आने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो हैं आपके जीएस और जीके के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आज मैंने आपका पेपर लिया है वो है आपका 28 जनवरी 2019 का जो आपका पेपर हुआ था पहली पाली में, उसके जितने भी सारे क्वेश्चन जो आपके जीएस में पूछे गए वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया और उसी से संबंधित मैं आपको उसको सॉल्व भी कराऊंगा, उसके सॉल्यूशन बताऊंगा और साथ में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनकी भी हम बीच बीच में बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए कि आखिरकार ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपके लिए कैसे हेल्प करेंगे, आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने में आपकी कैसी मदद करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक दो पॉइंट है, जैसे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आप कोई लेते हैं, पेपर लेते हैं या क्वेश्चंस देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप उस पर देखते हैं आपको पता चलता है कि यूपीपी की भर्ती पर टोटल कितने जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे लगभग 38 to 40 क्वेश्चंस आपके जीएस के पेपर जीएस से आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इससे आपको पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम में लेवल कैसे रहने वाला है। जीएस या जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल कैसा रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में, यानी कि टफ लेवल रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा या इजी लेवल रहेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको जीएस के किस किस टॉपिक को कवर करना है, किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व देना है, किस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और साथ में आपका कितने कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उन पर ध्यान अपना रखना है, बनाए रखना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपका ये सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। एक और फ़ायदा जो आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर सीरीज़ से वो ये मिलने वाला है कि आपकी भर्ती में, ठीक है ना, या ये जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स होते हैं या प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रिपीट भी मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इससे आपको 1-2 क्वेश्चन अगर रिपीट भी मिल गए एग्जाम में तो ये भी आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो पूछा गया था आपका किससे, करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो साथ में आपको क्वेश्चंस भी देखना है, उसका आंसर भी आपको अपने दिमाग में रखना है और साथ में आपको टॉपिक भी नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आप तैयारी करें एग्जाम के लिए तो आपको ये पता रहे कि हमको किस किस टॉपिक से जीएस की तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी आपकी जो है चाइना, ठीक है ना, चाइना के द्वारा की जाएगी। हालांकि वर्ष 2022 में आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा था, कोविड काल चल रहा था, तो इस जो खेल को है एशियाई खेल को बढ़ा दिया गया था। कब के लिए इसको बढ़ा दिया गया, 2023 के लिए। तो ऐसी उम्मीद है कि इसका आयोजन सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य किया जाएगा। ठीक है ना, और ये किस क्रम का, आपका जो एशियाई खेल है वो है आपका 19वें क्रम का है। ठीक है, किस क्रम का, 19वें क्रम का है आपका। जो आपका 20वां एशियाई खेल है, एशियन गेम्स है। ठीक है ना, जो 20वां एशियन गेम्स है वो आपका 2026 में खेला जाएगा और कहाँ पर खेला जाएगा, जापान में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि 2022 का जो हुआ वो कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है ना, और जो अगला होगा, ठीक है, जो 20वां एशियाई खेल होगा वो कहाँ होगा, जापान में होगा। ठीक है ना, और कब होगा, 2026 में होगा। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था।
ठीक है ना। तो काफ़ी ये पुराना एक करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपका ये पेपर 2019 में हुआ और ये फर्स्ट पाली में, ठीक है, तो फिर भी देखिए आपका ये कहाँ से पूछ रहा है, 31 दिसंबर 2016 को किसने पदभार संभाला था, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा जनरल बिपिन रावत, ठीक है। आप सभी अच्छी तरीके से इसके परिचित हैं बिपिन रावत जी से, क्योंकि ये भारत के पहले CDS थे, ठीक है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन, जनरल बिपिन रावत। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में CDS कौन है, तो वो हैं आपके अनिल चौहान। कौन है, अनिल चौहान वर्तमान में आपके CDS हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही है COAS की, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो ये वर्तमान में आपके कौन है, मनोज पांडे, ठीक है। COAS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं आपके मनोज पांडे, और CDS हैं वर्तमान में अनिल चौहान। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं रखना है, एकदम से क्लियर रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित, क्या कह रहा है, कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है ना। कहाँ पर आपका आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था, ठीक है ना। कहाँ पर किया गया था, इसका आयोजन आपका सिंगापुर में किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका 2021 में ब्रुनेई में संपन्न हुआ, ठीक है ना। जबकि 2022 में, ठीक है ना, ये आपका कंबोडिया में, ठीक है, 42वां और 43वां आपका इंडोनेशिया में संपन्न होगा, ठीक है ना। 2022 में जो हुआ वो आपका 41वां था, किस क्रम का था, 41वां क्रम का था, 2022 में हुआ आपका, ठीक है। और जो 42वां और 43वां है वो आपका कहाँ पर होगा, इंडोनेशिया में संपन्न होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका सिंगापुर में आयोजन किया गया था। और कब किया गया था, नवंबर 2018 में, याद रखना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है, कोई समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो कमेंट करके आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ये 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए, और अब चौथा क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, ये आपका बायो से आ रहा है, साइंस के पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ठीक है ना। तो इंसुलिन कहाँ बनता है, मानव के शरीर में, अग्नाशय में, कहाँ पर, पैनक्रियाज में, ठीक है ना। पैनक्रियाज की लैंगरहैंस की द्वीपाएं, लैंगरहैंस ग्लैंड्स आपकी इंसुलिन को पैदा करती हैं, ठीक है ना। इंसुलिन आपका एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो अग्नाशय से उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज को अवशोषित करता है, यानी कि आपके ब्लड में क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, यानी कि शुगर की मात्रा को बराबर रखता है, संतुलित रखता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है, नॉन मेटल है, जो कक्षीय तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। तो कौन सा रहता है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, ब्रोमीन। यहाँ पर देखिए नॉन मेटल की बात की जा रही है। अगर आप मरकरी देखते हैं तो मरकरी को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये भी तो आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है आधात की, और जबकि जो मरकरी है आपका वो क्या है, आपका मेटल में आता है, ठीक है। हाँ, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये पांचवा क्वेश्चन है आपका, है तो साइंस का, लेकिन किस पोर्शन से आ रहा है, आपका केमिस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। तो आपको टॉपिक नोट करते हुए चलना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। और जब जब आपका ये वीडियो आएगा, ठीक है ना, ये वीडियो आपके एक दिन के अंतराल में आएंगे, तो आपको हर वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और सभी टॉपिक्स पर नज़र बना करके रखनी है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, ऑप्शन बी, क्लोरीन, ठीक है। एटॉमिक त्रिज्या की बात हो रही है, ठीक है। तो एटॉमिक त्रिज्या यानी कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या को परमाणु के नाभिक और परमाणु के सबसे बाहरी आवरण, ठीक है। मान लीजिए कोई परमाणु है, तो परमाणु का नाभिक हो गया और उसका सबसे बाहरी आवरण, ठीक है ना। तो इस दूरी को, ठीक है ना, तो इनके बीच जो सबसे छोटी दूरी है, तो उसको किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र, यहाँ पर सूत्र पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका देख रहे हैं केमिस्ट्री का आपका ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, इस पेपर में।
तो CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र, मतलब ये सूत्र किसका है? तो ये सूत्र है आपका एथिल इथेनॉट का। किसका है? एथिल इथेनॉट का आपका ये सूत्र है। ठीक है, ये जो एथिल इथेनॉट है आपका, ये एक विलायक यानी कि सॉल्वेंट एवं मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? विलायक एवं मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखें, पूछ सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स? ठीक है ना। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? पिग्नोमीटर। ठीक है ना, पिग्नोमीटर का यूज किया जाता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन जो 3 लिखे हुए हैं। तो एनीमोमीटर के माध्यम से, ठीक है ना, एनीमोमीटर का काम है पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के तल पर, सरफेस पर जो हवा है उसका वेग मापा जाता है, स्पीड मापी जाती है। ठीक है। आगे वेबामीटर, ये क्या करता है? ये मिट्टी के यांत्रिक गुणों का मापन किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है। यूडियोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? यूडियोमीटर दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? यूडियोमीटर के द्वारा। ठीक है। और चौथा तो आपने देख ही लिया, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? ठीक है ना। तो किस शहर में स्थित है? यह आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। देखिए आपका यहाँ पर ये आपका ये यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1996 को की गई। कब की गई? 10 जनवरी 1996 को की गई। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस लोकेटेड? ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, 2000 कब? 19 में। ठीक है। 2019 में जनवरी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। तो और 2019 में ही आपका ये हेडक्वार्टर, बाद में 2019 जून में आपका हेडक्वार्टर बदल गया। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब ये इसका जवाब था प्रयागराज। ठीक है। तो ये आपका जनवरी में पेपर हुआ, है ना। और हेडक्वार्टर कब बदला? जून 2019 में। और ये कहाँ पर बदल के कर दिया गया? वर्तमान में आपका ये हेडक्वार्टर लखनऊ में है। कहाँ पर है? यूपी की राजधानी लखनऊ में। और उस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब प्रयागराज होगा, लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो लखनऊ में है। बिल्डिंग का नाम है सिग्नेचर बिल्डिंग, जून 2019 से बदल दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ठीक है। पहले ये आपका यूपी का ही पार्ट था, है ना, लेकिन सन 2000 में, कब? 9 नवंबर 2000 को ये बांट दिया गया। 2 हिस्सों में यूपी को बांट दिया गया। एक हिस्सा यूपी और दूसरा हिस्सा क्या बना? उत्तरांचल उत्तराखंड बना। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन ए सही होगा। तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है। वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। इतना याद रखें, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बरसाना होली किसके द्वारा खेली जाती है? तो डंडे के द्वारा। ठीक है। जिसको आप जानते हैं कि लठमार होली। ठीक है। डंडा मार मार के ये होली आपका खेली जाती है। ठीक है। कहाँ पर? बरसाना। ठीक है। राधा जी नंदगांव के ग्वाल होली खेलने राधा जी के गांव बरसाना जाते हैं। ठीक है ना। तो वहीं पर आपका बरसाने में डंडे के साथ होली खेली जाती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ठीक है। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर आप टॉपिक कौन सा आ गया? यूपी स्पेशल तो चल ही रहा है, लेकिन यूपी के अंदर भी ये आपका ये महत्वपूर्ण मेला, ठीक है ना, मेलों से संबंधित आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो काम्पिल फेयर ऑर्गेनाइज इन उत्तर प्रदेश इज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? ठीक है। तो किससे संबंधित है आपका? ये जैन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। यह एक 5 दिवसीय मेला है और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? फर्रुखाबाद में।
कहाँ पर? फर्रुखाबाद जिले में आपका आयोजन किया जाता है। तो आयोजन स्थल भी याद रखें, फर्रुखाबाद में, ठीक है ना। जैन समुदाय से संबंधित है आपका काम्पिल मेला। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर, भारत में कथक, ठीक है ना, कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, ठीक है ना। ही और सी इज अ स्कॉलर ऑफ कथक डांस इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फेमस हस्तियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथक से संबंधित है उनका आपको नाम बताना है। तो कौन है? पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो बाकी जो 3 नाम हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। सोनल मानसिंह, यह आपकी ओडिसी एवं भरतनाट्यम के फेमस नर्तक हैं, ठीक है ना, नर्तिका हैं, ये डांस करती हैं। इनका संबंध किससे है? ओडिसी एवं भरतनाट्यम से। आगे मल्लिका साराभाई, इनका भी संबंध भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी, ठीक है ना। क्लासिकल डांस के 2 फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, उससे संबंध है। और उदय शंकर जी का संबंध वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल डांस का ये कॉम्बिनेशन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। एक तो बिरजू महाराज ही हैं, उसके बाद शंभू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, ठीक है। तो ये सारे फेमस नाम हैं, आपको याद रखने, एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखते हैं, 15 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया चरणों में से एक नहीं? यानी कि आप जब यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे तो उसमें से आपको कौन सा टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल लॉजिक लगा करके निकाल सकते हैं। देखिए, आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, यानी कि आप दौड़ना भी पड़ता है, दौड़ भी लगानी पड़ती है। शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपको मिनिमम इतना पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज एलिजिबिलिटी भी होती है कि इस एज ग्रुप के लोग डाल सकते हैं, इतने से इतने के मध्य जितने लोग हैं वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट, भाषा परीक्षण आपका नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका चयन प्रक्रिया के चरणों में से आपका नहीं है, कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने घाट दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, मैं लेकिन आपको ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, ठीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, ठीक है ना। तो दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान किसने 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो वो है भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन बी आपका सही। ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए, ठीक है, इन 10 घोड़ों की बलि दी थी। और किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा ने दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17वां क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका परमवीर चक्र, ठीक है ना। ये सर्वोच्च की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहादुरी में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उनको 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, एक युद्धकाल का होता है और एक शांतिकाल का होता है, ठीक है। तो युद्धकाल में आपके दिए जाने वाले 3 पुरस्कार हैं। एक परमवीर चक्र जो कि सबसे बड़ा है, फिर उस दूसरे नंबर पर आता है आपका महावीर, और तीसरे नंबर पर आता है वीर। तो ये आपके युद्धकाल के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसके? शांतिकाल के। तो शांतिकाल में भी आपके 3 दिए जाते हैं। कौन कौन से दिए जाते हैं? अशोक दिया जाता है, ठीक है, कीर्ति चक्र दिया जाता है, ठीक है ना, और कौन सा दिया जाता है? शौर्य चक्र दिया जाता है। तो दोनों को आपको अलग अलग से याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? आपका परमवीर चक्र है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, ठीक है ना। तो किसको इसने लिखा है? इस्माइल मर्चेंट ने इस बुक को लिखा है। तो यानी कि जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको भी आपको याद करके चलना है। उससे भी 1-2 क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आपके पूछ देता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, इस्माइल मर्चेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस, ऑन विच डे द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो किस दिन मनाया जाता है? आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। आपका जो ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, यानी कि जो जेट इंजन है, तो हु इन्वेंटेड द जेट इंजन, जेट इंजन का आविष्कार किया है सर फ्रैंक व्हीटल ने। किसने? सर फ्रैंक व्हीटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद रखना है, आंसर याद रखने के साथ साथ आपको टॉपिक भी देखते चलना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टॉपिक पर जरूर से ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क इज नॉट अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी? तो कौन सी नहीं है आपकी? कोरा। ठीक है, बहुत से लोगों ने नाम भी सुना होगा कोरा का। ऑप्शन डी आपका सही होगा। बाकी आपकी जो नाम है, ट्विटर है, फेसबुक है, वीबो है, ठीक है, ये आपके एक सूचीबद्ध कंपनियां हैं सभी सोशल नेटवर्किंग में। कोरा में क्या होता है, सभी लोग इसमें क्या है, एक तरीके से क्वेश्चन आंसर वाला आपका एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारे लोग इसमें अपने जवाब भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि विचार विमर्श करते हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट? ठीक है ना, तो किस राज्य में है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? अरुणाचल प्रदेश का आता है और छत्तीसगढ़ का आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। देखिए अब आपका एक करेंसी से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, करेंसी और कैपिटल दो टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपके एक दो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है ना। तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है? ऑफिशियल करेंसी यूरो। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉलर किस देश की मुद्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप सभी जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन ए क्या लिखा है? मैकमोहन रेखा। ये किसके बाद है? ये किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है आपका कौन सा? मैकमोहन रेखा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डूरंड लाइन किन दो देशों के मध्य है। ठीक है ना, डूरंड लाइन किन दो देशों के मध्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर कोई कमी लग रही, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्योंगयांग प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग इज अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? देखिए मैं आपको भी बोल रहा था कि राजधानी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्योंगयांग आपकी उत्तर कोरिया की किसकी है? ऑप्शन डी आपका सही होगा, उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? विच वन इज नॉट अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड अमेरिका? ठीक है ना, तो ये जो अटलांटा है, ऑप्शन डी, ये नहीं है। बाकी आपके न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, ये सभी आपके यूएसए के आपके राज्य हैं, लेकिन जो अटलांटा है वो शहर है। ठीक है ना, एक राज्य है यूएसए का जॉर्जिया, तो जॉर्जिया की राजधानी है अटलांटा। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? यानी कि लक्षद्वीप में लोग मलयालम तो बोलते ही हैं, उसके अलावा एक दूसरी भाषा भी बोलते हैं, और कौन सी है आपकी? मल्ल है। कौन सी? मल्ल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि मलयालम और किस राज्य में बोली जाती है और किस राज्य की भाषा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। नेम द यंगेस्ट सन ऑफ शिवाजी हु वाज द थर्ड छत्रपति। ठीक है ना, तो कौन थे? वो थे आपके राजा राम। ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था? छत्रपति राजा राम। ठीक है ना, तो शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी, संभाजी महाराज, ठीक है ना, वो दूसरे छत्रपति थे। और जो तीसरे छत्रपति यानी कि छोटे बेटे थे जो शिवाजी महाराज के, वो थे कौन से? आपके राजा राम। ठीक है ना, राजा राम छत्रपति। चलिए याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं 29वां, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, तो उड़ीसा से हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? ओडिसी। लेकिन यहाँ पर देखिए ओडिसी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ओडिसी के अलावा और कौन सा एक जो नृत्य है जो उड़ीसा से प्रारंभ है, वो है आपका घुमुरा। कौन सा है? घुमुरा। ठीक है ना, यह एक मार्शल आर्ट से प्रेरित आपका डांस फॉर्म है।
ठीक है ना। मार्शल आर्ट से प्रेरित आपका ये लोक नृत्य है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। तीसवां क्वेश्चन लेते हैं। 30th क्या कह रहा है कि वर्ष 2018, अब देखिए बजट से आ गया। ठीक है ना। इकोनॉमी के टॉपिक का ये सवाल है, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक्स से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बजट से ही रिलेटेड, यानी कि जो करंट से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कर दिया गया। ठीक है ना। तो क्या कर दिया गया, 5 लाख रुपए। ठीक है ना। 5 लाख रुपए बढ़ा करके कर दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही होगा। राष्ट्रपति का 5 लाख। अब दिमाग में आ गया उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है, तो उपराष्ट्रपति को 4 लाख। राज्यपाल को कितना मिलता है, 3.5 लाख। ठीक है ना। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर, यानी कि किस देश के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना। हाँ, तो भारत फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद, किसके बाद, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। यानी कि कितनी महिलाएं थी आपकी संविधान सभा में, क्वेश्चन का ये अर्थ है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टोटल 15 महिलाएं थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके पहले ही क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गए कि कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो 284 लोगों ने कब किया, 24 जनवरी 1950 को किया। और सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ, हमारे देश का संविधान जो है लागू हो गया। कब से, 26 जनवरी 1950 से। पूरा इसको बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा और किसने की थी, तो वो थे आपके अशफाक उल्लाह खां। कौन है, अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन सी आपका सही होगा। यहाँ पर एक करंट का जो सवाल है वो निकल के आता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया है। ठीक है। तो काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या कर दिया है, ध्यान से सुनना है आपको। काकोरी कांड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी जो रेलवे स्टेशन है आपका, ये लखनऊ जिले में ही पड़ता है। ठीक है। और ये जो घटना हुई वो कब हुई, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है। कब हुई, 9 अगस्त 1925 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बगरू खालिस्तान है में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू इज वन ऑफ द फेमस सेंटर ऑफ हैंड प्रिंटिंग इन, यानी कि कहाँ पर है आपका ये, तो राजस्थान में। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा, राजस्थान। तो बगरू राजस्थान में जयपुर से 32 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ठीक है। तो बगरू है क्या आखिरकार, तो ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पर हाथ की छपाई वाला काम होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग, और इसके लिए जो नेचुरल कलर का प्रयोग किया जाता है, इस जो पारंपरिक जो टेक्निक है इसके लिए। ठीक है ना। ये जो प्रिंटिंग है इसमें नेचुरल कलर का, ठीक है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो श्रेय है वो किसे जाता है, छिपा समुदाय को किया जाता है। ठीक है ना। राजस्थान के छिपा समुदाय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35वां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। ठीक है ना। देखिए करंट का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इकोनॉमी मैंने पहले ही बताया, इकोनॉमी से जितना क्वेश्चन आएगा वो करंट से संबंधित ही आएगा। तो कितना था वो, ऑप्शन सी 4। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हवा महल, ठीक है, आप सभी जानते हैं कहाँ, राजस्थान जयपुर में आपका हवा महल है। तो हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। हवा महल किसके द्वारा बनाया गया, सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में। जबकि जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सवाई जय सिंह द्वितीय। ध्यान रखिएगा, जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के वीडियो का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री।
ठीक है, तो कौन सा? पुर्तगाल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। किसके थे? पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान के सचिव हैं, महासचिव हैं, कौन? एंटोनियो गुटेरेस। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया एक T20 मैच था? यानी कि भारत और किस देश के मध्य खेला गया, जो कि एक T20 मैच था, पहला मैच। ठीक है ना, उद्घाटन वाला मैच। तो ये वेस्ट इंडीज के साथ खेला गया। ठीक है ना, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया एक T20 मैच था, उद्घाटन मैच था। कहाँ? इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर हुआ 2019 में फर्स्ट पाली का यूपीपी का, तो उसमें टोटल 38 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए, समझ लिए, सारे क्वेश्चंस के आपने टॉपिक भी देख लिए, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना है, कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा गौर करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट है, कोई नई सीरीज़ चाहते हैं, ठीक है, हालांकि ये आपकी सीरीज़ चलती रहेगी। पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद जीएस की एक कंप्लीट सीरीज़ आएगी। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।